बेशकीमती होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए कीमत नहीं देनी पड़ती। और शायद इसीलिए हम सब ढेर सारे सपने देखते हैं। इन बच्चों ने भी सपने देखे हैं। माता पिता पास की बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं, लेकिन सोनू खुद एक बिल्डर बनने का ख्वाब देखता है। पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन सुनील आलीशान गाड़ियों में घूमने का ख्वाब देखता है। मीना की माँ गरीबी की वजह से इलाज ना मिलने से चल बसी और मीना आज एक डॉक्टर बनना चाहती है। आज शायद आपको इन बच्चों के सपने नामुमकिन से लगे, ऐसा लगे कि ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, लेकिन हमें यकीन है कि आज का जिंदगी लाइव देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। शरद बाबू IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, फूड किंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की केटरिंग कंपनी के मालिक। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब सालाना 8 करोड़ के टर्नओवर वाली इस कंपनी का मालिक, जो आज एक टाइम पर 5000 लोगों को खाना खिलाता है, वो इतना भूखा था कि उसे चींटी के मुंह से नमकीन का दाना छीन कर खाना पड़ा था। शरद, चींटी के मुंह से दाना छीनना आज सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन किस हद की गरीबी देखी है आपने? जब मैं 7 साल का था तब मेरी मदर डे हर महीने जब भी सैलरी होता है तो भुजिया दे के देता था। तो तब हम बच्चे लोग 5 सिस्टर्स और ब्रदर्स थे, तो तब एक न्यूज़पेपर में थोड़ा थोड़ा भुजिया देती थी। तो इसलिए वी हैव अ कंपटीशन जो लास्ट में कंप्लीट करते हैं ऐसा। तो आई वॉज द फर्स्ट टू कंप्लीट, तो देन आई वॉज बहुत भूख था, तो इसलिए मैं देख रहा था कौन देगा। फिर वो चींटी लेकर जाता था, तो उधर से ले लिया था। पढ़ाई का इंतजाम कैसे हो पाता था? कई बार ऐसा होता था कि माँ फीस नहीं भर पाती थी आपके। बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि उधर फीस होता था हर महीने 100 रुपया खाली मेरे लिए, लेकिन मम्मी का अर्निंग होगा 600 रुपया 700 रुपया, तो तीनों भाई का होता था 250 रुपया। तो मैनेजिंग से फूड, क्लॉथ्स, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स सब करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। और हर महीने ऐसा होता था लाइक फीस लेट पे करती थी मदर ने, तो उसमें थोड़ा ह्यूमिलेशन होता था। आप माँ के साथ काम करने भी आपको जाना पड़ा, उनको भी हेल्प की ज़रूरत थी, आप उनकी मदद करते थे? क्योंकि ये इडली शॉप जो भी है हमारा घर के बाहर था, तो उधर जितने लोग आते हैं उतने लोग आते हैं, तो उसमें से उतना सेल नहीं होता था। तो हम स्ट्रीट्स में हर स्ट्रीट्स में जाके बेचना पड़ा था, तो इसलिए मैं और मेरा सिस्टर जाता है और उधर इडली बेचते। हाँ, बोलते हैं इडली चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा किया आपने? हाँ। पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। हाँ, फिर भी मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में था, तो जितने जल्दी कर सकते उतने जल्दी। बहुत बार ऐसा बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लाइक क्योंकि मेरे को हर समय ऐसा होता था, अगर मैं इधर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो दूसरे मेरा क्लासमेट लोग पढ़ाई में स्पेंड करेगा और मेरे को टाइम कम होता था, तो इसलिए मेरा रैंक कम नहीं होने का। तो इसलिए मेरे घर पे अलार्म नहीं था, अलार्म क्लॉक, लेकिन मेरे को 3 बजे या 4 बजे उठना पड़ता था। इसलिए मैं ऐसा करता था, ज़मीन पे सोता था। और जो विंटर महीने होता दैट सितंबर से जनवरी फरवरी तक, तो फिर ठंड में मैं 12:30 बजे ऐसा उठता था। तो देन 1 बजे से सुबह 6 बजे 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। तो God, this is amazing. सोच भी नहीं सकते ऐसी मेहनत करने की शायद। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये सब कुछ होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा ये बात चुभती है कि मेरे दोस्त के पास ये है या उसके पापा मम्मी पैसे वाले हैं, ये सब बातें होती हैं। आपको भी तो अपने दोस्तों को देखकर क्लास में जाकर लगता होगा कि इन बच्चों के पास कितना कुछ है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बचपन में जब तब मेरे को अच्छा कपड़े नहीं मिला या अच्छा खाना नहीं मिला जिसको मैं स्कूल में लेकर जाऊँ और मेरा फ्रेंड्स को आओ आज आई ब्रॉट सम गुड फूड, यू नो, लाइक अच्छा फूड लाया तो शेयर करता हूँ ऐसा।
या ठीक है ये देखो मेरा जीन्स या मेरा टी शर्ट देखो, ऐसा वैसा नहीं था। लेकिन मेरे हाथ में एक था, मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को जब लोग बोलने लगा हाँ ही इज फर्स्ट रैंक होल्डर, तो ये है ऐसा थोड़ा रिकग्निशन, पेप अप थोड़ा सो और ज़्यादा कंसंट्रेशन करके मैं ठीक है ये चीज़ नहीं है, मेरा गलती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे हाथ में ये है तो वो मैं कर सकता हूँ। वो मैं कर। स्कूल की फीस कैसे जुटाते थे? जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था मैं सोचा पढ़ाई बंद करते हैं, बहुत इम्युलेशन है, लाइक बाहर लोग को नहीं मालूम, लेकिन अंदर से जब लाइक हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं थे, एंड पीपल सी यू आर पुअर, तो बहुत दुख होता था। मैं सोचा ठीक है पढ़ाई बंद करके काम करते थे, ऐसा थोड़ा कमाते हैं ऐसा। फिर मेरा मम्मी को पता चला मैं स्कूल बंक किया 3 दिन, तो फिर वो मेरे को लेके स्कूल में वापस गया। फिर मेरा राष्ट्रीय मिस फिजिक्स टीचर और मैथ्स टीचर दोनों मिलके मेरा फीस को 50-50 करके पे करने चालू किया। बुक बाइंडिंग किया और 2000-3000 ऐसा कमाई किया। फिर फीस को बुक्स को लिया और 11th और 12th किया। वाकई शरद एक मिसाल है हम में से उन लोगों के लिए जो सारी सुविधाएं होने के बावजूद हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई इनसे सीखे कि कुछ ना होने के बावजूद ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है। और हमने ये तो जान लिया कि शरद की ज़िंदगी में कितनी तंगी थी, लेकिन इस कमी के बावजूद वो कैसे क्या करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये हम जानेंगे क्लिप के बाद। जिंदगी लाइव में आज हम किया था बिट्स पिलानी पहुंचे आप, वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर कभी कॉम्प्लेक्सेस हुए? जब बिट्स में गया था ऑल टॉप क्लासेस वहाँ तो हाँ, और मैं तो स्लम से ही वही है, और जो घर है स्कूल है, बस इतना ही मालूम। मेरा फ्रेंड्स लोग रेस्टोरेंट जाता है, ऐसा हैंग आउट ऑल सब मिलके जाता है, और मेरे पास पैसा नहीं। एक बार तो मैं मुफ्त में खा सकता हूँ उनके पैसा में, लेकिन दूसरा बार मैं स्पॉन्सर करना पड़ता है, तो इसलिए मुझसे अच्छा नहीं जा, तो मैं उनको बोलता बुखार है ऐसा बुरा कुछ लगता बोल, था ये सब करने में, लेकिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक 12th में बहुत सैक्रिफाइस करके ज्वेल्स रख के, ये रख के, जमीन रख के और हाई इंटरेस्ट डेट लेके इधर तक आया। अगर मैं बोल के इट्स बहुत मुश्किल है, मैं घर वापस गया तो पूरा दैट ड्रीम्स दैट सब सपने टूट जाएंगे या टूट जाएगा। तो कोई जेवर फायदा गिरवी नहीं। रखे थे माने, हर एक बार फीस के पे करना पड़ता है बिट्स में, तो वो हमारा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा सिस्टर्स दोनों सिस्टर्स का ज्वेलरी रख के फिर उधर गया। IIM अहमदाबाद, मोस्ट सॉट आफ्टर बिजनेस स्कूल इन इंडिया। बच्चे सालों मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स लेते हैं उसमें एडमिशन के लिए। आपने कोचिंग नहीं ली थी, कुछ नहीं किया था, वहाँ तक कैसे पहुँचे? IIM के लिए मैं 3 बार ट्राई किया था। तो पहली बार मैं कोचिंग कुछ नहीं लिया, बिहार में था तब, तो सेकेंड टाइम कैट दिया, नहीं हो पाया। तो थर्ड टाइम बोला अगर मैं 100% श्योर है इसमें ध्यान दूँ और आई विल गेट अ सीट, दैट ओनली मैं ये बुक को ओपन करूँगा, नहीं ये तो नहीं। पहली बार IIM पे ऐसा हो, कैट में हुआ, पेपर लीक हुआ था, तो तब तो मैं सोचा मैं क्लियर करूँगा इस बार, तो फिर मैं रीटेस्ट के लिए वेट किया। तब रीटेस्ट के पहले 1 हफ्ते पहले वायरल फीवर आ गया मेरे को। दैट इट्स अ ड्रीम फॉर मी टू स्टडी इन IIM पे फिनिश करके कंपनी चालू करने का ऐसा। फिर 7th डे एग्ज़ाम था, तो सुबह में उठ के उधर एग्ज़ाम हॉल पे गया, बैठ के 3 बार ब्रेथ लिया और मैं बोला वायरल फीवर में कोई नहीं मरा है अभी तक, तू भी नहीं मरेगा, अगर मरा तो फिर बाकी लोग हैं वो तेरे को टेक केयर करेगा। फिर आफ्टर 10 डेज मेरे को कॉल आया, पूरा 6 IIM से कॉल आया। जब IIM से निकले तो आपको अच्छी जॉब से मिल रही होंगी, आपने जॉब ना करके अपने बिजनेस के लिए क्यों सोचा? Again I had confidence 1 or 2 years I'll become good, तो ऐसा सोच के फिर I started with around 2000 rupees of mine. I think that's the power of positive thinking. अब आपकी माँ बहुत खुश है? हाँ, she is happy that I've सारे कर्ज आपने चुका दिए हैं, सब कुछ, सारा जितनी परेशानियां उन्होंने सही
Are you able to compensate on that? नो लाइक वो कॉम्पनसेट ही नहीं कर सकता है. माई मदर सैक्रिफाइस फॉर 5 ऑफ है, तो कॉम्पनसेट नहीं कर सकता कभी भी, लाइक मेरा पूरा जिंदगी में भी नहीं कर सकता. लेकिन आज भी आप उसी पुराने घर में रहते हैं, इतना आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन वो घर क्यों नहीं छोड़ा आपने? इसलिए नहीं छोड़ा. 25 साल उसमें ही रहा. मेरे को ऐसा नहीं है ठीक है मेरे को इतना पैसा मिला तो आई हैव टू यू नो लाइक सडनली शिफ्ट टू सम अदर होम और समथिंग. मेरे को कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारे होटल्स में भी स्टे, 5 स्टार होटल्स में जब भी कुछ स्पीच के लिए बुलाता है या कॉलेज में या कंपनीज में, उधर भी रह गया इधर भी रह गया. मेरे को दोनों एक ही है. चलिए आज इन सब लोगों को यहाँ पर अपनी एज बता दीजिए, क्योंकि इतनी सारे अचीवमेंट्स किस उम्र में हुए हैं ये भी हमें पता चल जाए. 27 I graduated in the IIM Ahmedabad. Right now 29. और शरद, हमको पता चला है कि आप अपनी जिंदगी की प्रेरणा महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ कर लेते हैं, और इसलिए हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं. Nelson Mandela. भी रोंगटे खड़े हो जाएं. शिवा, कैसा था आपका बचपन? बहुत स्ट्रगल किया है. यानी वो सोचता है ना तो अपना रोम कट उठता है और आंख में आंसू भर जाता है. एक बंगला बनता था अपना घर का सामने, उसमें हमने दोनों काम किए हैं, वो भी बहुत कम, थोड़ा मतलब 3-4 घंटा काम कर तो चाराना मिलता था. 4 घंटे का चाराना? हाँ, चाराना. ऐसा मतलब यानी वो टाइम पे वो भी बड़ा है, मतलब मैं खाने को मिल जाता था उसको. एक जगह में ऐसा गाय लोग को सब देखने का भी 1 हफ्ता का काम किया है, और बाजी भेजा है कम से कम 15-20 दिन. कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने चावल का सिर्फ पानी पिया है और आप सो गए हैं, खाने को नहीं मिला आपको? जब भी क्या चावल नहीं रहता था, चावल का पानी रहता था, उसको अपन चावल ढूंढना पड़ता था. बहुत बुरी तरह का जिंदगी था. जो मेथी रहता है, मेथी वो हम लोग जंगली मेथी भी पका के खाता था, और पनास है, पनास का वो भी हम लोग पका के खाने का. मतलब जो भूख मिटाने के लिए जो मिलता है वो सही है. पढ़ना लिखना हो पाता था? नहीं, पढ़ना लिखना मेरा सिर्फ 5th स्टैंडर्ड हुआ है. 5th स्टैंडर्ड भी कन्नड़ मीडियम में सिर्फ 2 महीना पढ़ा हूँ मैं. स्कूल छोड़ना पड़ा मुझे. स्कूल छोड़ना पड़ा? हाँ, पढ़ाई बीच में बंद? पढ़ाई बीच में बंद करके छोड़ना पड़ा. आपकी एक छोटी बहन भी थी? हाँ जी, वो मेरा 5.5-6 साल का उम्र में बहन गुजर गया. उनका जब उम्र था 3.5-4 साल था, वो भी गरीबी में गुजर गया. वो टाइम में अगर पैसा रहता था, अच्छे से देखते तो वो आज जिंदा रहती थी. ये मेरा भूख की वजह से मरी थी? वो और बीमारी गरीबी से.
मुंबई जाकर भी आपको बहुत सारे काम करने पड़े, अलग अलग तरह के काम किए हैं आपने। बॉम्बे में आने के बाद में जो कुछ है मेरा ज़िंदगी, मेरा जो लाइफ, काम किया, काम जैसा किया वैसा पैसा मिला। 84 अक्टूबर 14 को मैं गल्फ गया। गल्फ से मुझे बहुत कुछ हेयर के बारे में बहुत नॉलेज मिला। कैसे हुआ कि एक सैलून से आप आज इतने बड़े मुंबई के इतने जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट बन गए, कैसे किया? देखिए मैं 1988 अक्टूबर मुझे बहुत कभी भी लकी रहा। अक्टूबर 20 को मैं अपना थाना में श्रीनगर करके बहुत छोटा सा दुकान मैं खोला। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे 12:30 बजे भी काम करता था। वो लोग आज भी मेरे पास आते हैं और वो भी बोलते हैं तुम्हारा मेहनत का फल है, तुम्हारा हार्ड वर्क की सब कुछ है। अभी देखे मधुर जी, स्मिता मैडम, विशाल भरद्वाज, मिस्टर संजय गाडवी, ये काम ऐसा है। एक तो अपना जो बोलने का ये काम, सब इसमें सब मायना रखता है। सब दिया तो ही रिटर्न है। बिल्कुल, और किसी की बहुत सारी दुआएं आपके साथ। हाँ जी। शिवा, मुझे मालूम है तुमने थाने में तुम्हारा एक छोटा सा हेयर सैलून था, वहाँ से मुलुंड से अंधेरी में ओशिवारा में। मुझे अच्छा लगता है कि तुम भी वैसे ही जुड़े हुए एक छोटे से शहर से आए हो और इतना स्ट्रगल किया तुमने अपने आप में, इतना सैलून आपने खोला और इतने बड़े लेवल पे आज खोला। और मुझे इस बात की खुशी है, आज तुम्हारा नाम इतना है, लोग तुम्हें जानते हैं, लोग पहचानते हैं। और जिंदगी लाइफ की भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, और इन्हीं दुआओं के साथ हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। शिवा, हमें पता चला है कि हेयर स्टाइलिंग आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका पैशन कुछ और है, और उस पैशन से जुड़ी हुई ये चीज़ है। थैंक यू। बचपना में मैंने खेला नहीं था, जो मेरा खेलने का जो उम्र था तभी मैं खेला नहीं था। अब हम आपसे एक तोहफा लेना चाहते हैं। जरूर। हम चाहते हैं कि आपका हुनर हम देखें, सारी दुनिया देखे, हमारे दर्शक देखें, और आप ऑडियंस में से किसी को चुन लीजिए और अपनी पसंद का एक हेयर स्टाइल दे दीजिए। रिक्शे वाले का बेटा, गलियों में बीता बचपन, पेट काट कर की पढ़ाई, कैसे बना गोविंद IAS ऑफिसर। आज बनारस की जिन गलियों में गोविंद एक IAS ऑफिसर के रुतबे के साथ घूम रहा है, जहां हर कोई उससे मिलना चाहता है, उससे हाथ मिलाना चाहता है, उसे अपना कहता है, एक दिन उन्हीं गलियों में गोविंद को दूसरे बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोविंद एक रिक्शे वाले का बेटा है। गोविंद, वो दिन जब आप छोटे थे और आपको गली के दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था, आज भी याद है आपको वो दिन? शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। मेरे एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफ़ी अमीर अमीर लोग के वहाँ घर हैं। तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खेलते खेलते उसके घर में चला गया था। तो उसके फादर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही वो शॉक्ड हो गया कि मैं उनके घर में कैसे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास फैमिली का समझते थे। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफ़ी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे जो परिवार के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिता के वर्क से बदल सकता है, या तुम अपने आप को समाज में इतना इस्टेब्लिश कर लो कि उससे ऊपर जाने के बारे में कोई ना सोचे।
तो मैंने उनसे पूछा कि इस देश में ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर लूँ तो शायद उससे ऊपर सर्विस में जाने में कोई नहीं बता सकता। तो तैयारी में थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ, मजाक में ही उन्होंने बोला था, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊपर की जॉब कोई भी नहीं है। तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि अच्छा मैं आईएएस ही बनूंगा, और उसका प्रतिफल था कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में निकाल ली थी। मतलब 6th स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं, तो जी। शायद 12-13 साल की उम्र रही जी, होगी जी, आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल। उस उम्र में आपको ये बात इतनी चुभ गई थी कि आप कहते हैं कि उसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी? हाँ, क्योंकि उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस सेवा में जाना है, और इतना ज़्यादा मैं कंसंट्रेट इसके बारे में था कि लोग 10th करते हैं, 11th करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं आईएएस बनूंगा। घर के हालात कैसे थे? हालात खराब थे, लेकिन हम कंपेयर कभी नहीं करते थे कि हालात अच्छे क्या होते हैं, कि जिसके घर खर्चा पर डे 1000 वही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, खास करके कि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, 5 लोग थे एक ही रूम में, मतलब खाना बनाना सभी काम एक ही रूम में होता था, तो माहौल बहुत ज़्यादा टिपिकल था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी आती थी। दूसरे बच्चों को देखकर कॉम्प्लेक्स भी होता था कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? होता था कभी कभी, कोई बच्चे का मन है जो 7th 8th में पढ़ता है उसके मन में आ ही सकता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, जो हमें साल भर में एक बार मिलते थे होली पर, कई लोगों को हर साल 3, 4, 5 तक मिलते थे, तो होता था। लेकिन छोटी छोटी बातें ही तो ज़्यादा पिंच करती थी कि मुझे आगे और बढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, जो वो मैंने 6th स्टैंडर्ड में सोचा था उसे पूरा करना है, वो ज़्यादा हेल्पफुल हुई गई। तो और जब आप बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे तो अड़ोस पड़ोस वाले आपको काफ़ी डिस्करेज भी करते थे, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते थे? बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ममता ये जिन्होंने पढ़ाई की नींव रखी घर में, लोग बहुत उन पर पिंच करते थे कि तुम्हें तो बर्तन धोना चाहिए दूसरे घर में जाकर, तुम पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। हमें भी सोशल काफ़ी लोग डिस्करेज करते थे कि पढ़ लिख के ज़्यादा क्या होगा, एक रिक्शा या 2 रिक्शा रख लोगे, तुम भी चलाओगे दूसरे चलवाओगे। गुस्सा नहीं आता था गोविंद? आता था, लेकिन कर क्या सकते थे, या तो हम उसको से उसी में निकालते लड़कर और अपनी स्थिति को वीक करते, या उसी एनर्जी को बचा कर रखे तो एग्जाम में लगाते। जिन गलियों में आपके बचपन में इतनी सारी परेशानियां हुई हैं, आपने लोगों के इतने ताने सुने हैं, आपको पता ही होगा कि उन गलियों के लोग अब आज आप पर बहुत फख्र करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें पहले से पता था कि हो जाएगा जबकि ये ऑब्वियस था कि लोग कहते थे कि इस परीक्षा में कोई निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि हम 100% दावे के साथ कह सकते उनमें से कोई किसी आईएएस ऑफिसर के साथ मिला भी नहीं होगा आज तक। नहीं मिला होगा। दिल्ली जब आप आए, आईएएस के लिए कोचिंग करते हैं बच्चे, बहुत खर्चा होता है, दिल्ली आकर रहते हैं छोटी छोटी जगहों से, यहाँ अपने खर्चे बड़े शहर के बहुत सारे होते हैं, वो सब कैसे मैनेज किया? मेरे फादर के पास थोड़ी ज़मीन थी, उन्होंने उसको बेच दी स्टार्टिंग, लेकिन हम दिल्ली जाएं तो हमें इस्टेब्लिश होने में या कुछ करने में कम से कम 1-2 महीने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पर। सबसे छोटी छोटी गीता दीदी, उनकी इकोनॉमिक से थोड़ी ठीक थी, तो वो अपने ससुराल वालों से लड़के में सपोर्ट करती थी, क्योंकि विश्वास तो किसी को नहीं था, केवल मेरी सिस्टर्स को छोड़कर। आपने बहुत खुद के लिए बहुत परेशानियां सही, टिफिन आप आधा खाते थे एक दिन में, हर चीज़ बहुत बचा बचा कर आप पैसे खर्च करते थे कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो जाए। जो हमारी परेशानी थी कि हमने हाफ टिफिन किया, या एक बार तो था कि हम 150 रुपये महीना ही केवल बचा था, मतलब खाना के देने के बाद जो 2 टाइम हाफ खाते थे उसका 150 था, कि दोनों टाइम अब चाय भी हम संभव नहीं था कि पी पाए, क्योंकि दिल्ली में 4 रुपये का 1 कप चाय होता है, तो इतना भी मेरे पास नहीं था कि हम दोनों टाइम चाय पी पाते। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ा, हम और मजबूत होकर उभरे ना, और हमारी परेशानी थी, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। उसका फिजिकल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ा, बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत बीमारियां हो गई, बट मेंटल बहुत हम टफ हुए उससे। सुनवाते हैं आपको। मैंने उसको पहली बार देखा जब वो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन कैंप में आया। हर हमारे सेशन के बाद वो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता था, क्योंकि उसके 4 से 5 सवाल एक्स्ट्रा होते थे, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता था वो छोड़ता नहीं था। मुझे कई बार ये लगता था कि विद्यार्थी इतना झक्की क्यों है, ये वास्तव में इंटरेस्टेड है या दिखाने में इंटरेस्टेड है। अब इसका अंदाज़ा लगाना उस समय कठिन था। मेरी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गोविंद जायसवाल का कहना है कि आज वो जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय उनके परिवार को, उनके पिता को, उनकी बहनों को जाता है। उनका परिवार उनके लिए क्या सोचता है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसीलिए कहे ना, शादी के 6 साल बाद हम खुश हुए जब ये सिलेक्शन हुआ। शादी के 6 साल तक हम आग में झूलते हैं, सब मेरे साथ मौजूद होते हुए लगे कि हम एकदम अभाव में हैं। जब मेरा भाई 5 रुपये की चाय नहीं पी सकता तो हम अपने घर में चाय पी सकते थे? सुबह हो इसके नाम से, रात हो इसके नाम से।
आज हमारे साथ हैं गोविंद जायसवाल। बनारस में एक कमरे के घर में पले बढ़े, पड़ोसियों के ताने सहे, गरीबी देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उसी की बदौलत आज वो एक IAS ऑफिसर हैं। आज आप जो कुछ हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए किस किस को शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर्स हैं ममता दी और गीता दी। ममता दी तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि ऐसा मिला था कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे UPSC का फाइनल एग्जामिनेशन था, तो वो प्रेग्नेंट थी। उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई थी और मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, तो उन्हें डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दे दी पैसा। 5000 कपड़े और जूते खरीदने थे इंटरव्यू के लिए। तो लोगों ने पूछा क्या करोगे, कहे नहीं उसका रिजल्ट आएगा 14 मई को ना, उसके बाद हम करवा लेंगे। वो विश्वास हम टूटने नहीं देना चाहते थे, और उसी की मतलब बदौलत था कि UPSC ने हमें 70% मार्क्स दिए थे, जो ऑल ओवर इंडिया हिंदी माध्यम में सर्वोच्च मार्क्स थे। तो और उन अभावों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिमान बनाया। गोविंद, आज ममता दीदी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। गोविंद शुरू से बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में वो हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, और आज जो भी किया है सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से किया है, और सबकी मदद तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका कहना था कि दीदी अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अब जिंदगी ही अब चूंकि संघर्षपूर्ण रहती तो उसको देखकर आंसू तो आ ही जाते हैं, बट लगता है कि आदमी अगर प्रयास करे तो कोई चीज़ असंभव नहीं रह गई है। पिताजी ने जब रिक्शा बेचा, वो एक तो उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल पर्सन है, और वो कभी भी हमको गाइडेंस नहीं दिए, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि हमें जानकारी नहीं है और अपनी जानकारी को हम तुम पर इम्पोज नहीं करेंगे। तो कहते जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि उनको तो 4 साल से पैर में सेप्टिक हो गया था, तो वो चल नहीं पाते, तो उनके पास 3-4 रिक्शा थे जिसके बल पर वो किराए पर दे देते थे, लेकिन कभी कभी एक साथ में पैसे की जरूरत पड़ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो चीज़ है तुम्हारे लिए तो है, चाहे किसी के पास 2 लाख 4 लाख रहता है, हमारे पास 2-3 रिक्शा है, तुम्हारा ही है, तो उसको भेज देते हैं। गीता, मैं आपसे अगर पूछूं, बहुत कम ऐसे उसमें माता पिता कई बार इतनी देर तक साथ दे पाते हैं, लगता है कि अब लड़का कमाना शुरू करे। आप लोगों को कभी लगा कि आपके पिता ने बहुत ज़्यादा साथ दिया आप लोगों का? हाँ, मतलब साथ तो बहुत दिए, क्योंकि इनकी वो जो कैपेसिटी किसी तरह थी नहीं, फिर भी अंदर से कभी कभी इनका मनोबल टूट जाता था, तो हम लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं, मतलब एक चांस तो देना ही चाहिए। आप बहुत होशियार थे, आपने बहुत मेहनत की थी, तबीयत अपनी खराब कर ली थी, सब कुछ किया था, लेकिन आज भी ये ख्याल आकर रूह कांपती होगी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उस दिन क्या होता। 14 मई को आपका रिजल्ट आया। सच पूछे तो हम इसका आंसर दे रहे हैं, गोविंद का तो कुछ होता नहीं, लेकिन न जाने कितने लोग मर गए होते, मर जाते, सही बता रहे हैं। टाइम काफ़ी टफ था उस समय। अगर ना होता तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय। हमारे रिजल्ट के 10-15 दिन पहले तो बाबूजी रोटी अचार में पानी डाल के खा रहे थे। तो ऐसे सोचे कभी नहीं, बट ना होता तो उसको भी संभालते किसी तरह, बट टाइम काफ़ी टफ हो जाता। उतना झेलने की क्षमता थी कि नहीं। हम तो ना सोच के तो हम लोग सोचते पैरालाइज हो जाता हमको, केवल हम नहीं सोचे, इसलिए हमेशा सोचते थे होगा होगा, क्योंकि हमको निश्चित हम ना सोच के ही हमको अटैक आ जाता। इसीलिए कहे ना, शादी के 6 साल बाद हम खुश हुए जब ये सिलेक्शन हुआ। शादी के 6 साल तक हम आग में झूलते, सब मेरे साथ मौजूद होते हुए लगे कि हम एकदम अभाव में हैं। जब मेरा भाई 5 रुपए की चाय नहीं पी सकता, तो हम अपने घर में चाय पी सकते थे। सुबह हो इसके नाम से, रात हो इसके नाम से। सब अभाव एक साथ फिर आ जाए, इन लोग रहें, हम इन लोग को चूज कर लेंगे, उस अभाव को भी साथ ले लेंगे, लेकिन इन लोग को हम नहीं छोड़ सकते। इन लोग से हमारे रिलेशन बहुत है।
और गोविंद, मैं आपको बताऊं, जिंदगी लाइव आपसे आज क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी लिखें, वो सब कुछ लिखें जो आपने देखा है, आपने सहा है, और ऐसी कहानी लिखें जिससे देश के ढेर सारे बच्चे जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारे सुख नहीं मिल पाते हैं, वो आपसे सीख ले सकें। और इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। और आज हम चाहते हैं कि इस परिवार के लिए, ऐसे पिता के लिए और ऐसी बहन के लिए हम सब अगर खड़े होकर तालियां बजाएं, इस परिवार को हमारा सैल्यूटेशन। जिंदगी लाइव में आज हमने सपनों की ताकत देखी, ख्वाहिशों का हौसला देखा, तदबीर से तकदीर को बदलते देखा। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इन सभी रियल लाइफ हीरोज की जिंदगी में अब भी कोई सपना अधूरा है? गोविंद जी हाँ, एक सपना तो काफ़ी जो मुझे खलेगा ज़िंदगी पर, जिससे तो पूरा ना कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि अपनी माँ को काफ़ी खुशियाँ दे सकूँ, लेकिन 95 में जब वो गुजर गई तो वो एक ऐसा सपना है जो आज तक मुझे टीस कर रहा है कि मैं उसे शायद अब कभी नहीं पूरा कर पाऊँ। लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा कि अब अपनी माँ के लिए जो सपना पूरा ना कर पाए खुशियाँ, वो अपनी देश के लिए, कुछ वर्ग के लिए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट मेरी एक अब ख्वाहिश है जो इस देश के लिए कर सके। शिवा, क्या है आपका जो सपना अधूरा है? हमारा अपना हेयर स्टाइलिंग और हेयर डिज़ाइनिंग में, हेयर डिज़ाइनिंग बहुत कम लोग सीखते हैं, तो मैं मिडिल क्लास और गरीब से गरीब लोग तक ये सिखाना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ हर स्टेट में। मेरे लिए अभी तक जो पूरा नहीं कर पाया एक्चुअली दो है। एक तो एक ब्यूटीफुल होम वेयर यू नो लाइक माय फैमिली कैन स्टे, वो है एक जो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में ड्रीम करता हूँ एक हंगर फ्री वर्ल्ड, तो जहाँ कोई भी नहीं बोले मैं आज खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं बोले, तो ऐसा मैं सोचता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम। हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग आज कुछ कहना चाहते हैं। मैं शरद बाबू की ज़िंदगी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। इन्होंने ख़ासकर जो मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जो कहा कि जो 1000 शब्द में जो चीज़ कहना है उसको मैं 10 वर्ड्स में कह करके अपनी एनर्जी बचाता हूँ और उसको मैं पढ़ने में लगाता हूँ, तो सही मायने में काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जिस उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी का सामना करके आप इस मकाम पर पहुँचे हैं, वाकई आप काबिल तारीफ़ हैं और मुबारकबाद के काबिल हैं। इस पर मुझे एक शेर भी याद आता है, मैं शेर कहना चाहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी पर्सनालिटी को मिटा दीजिए अगर आप ज़िंदगी में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना मिट्टी में मिलकर पेड़ बनता है। तो ये मेरी मुबारकबाद है। मुझे ऐसा लगता है आजकल के यूथ में पेशेंस बहुत कम है और साहस हर चीज़ से, बस थोड़ी सी चीज़ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ऋचा मैम ने कहा, होपलेस हो जाते हैं। पर आप जैसे लोगों को देखकर लगता है कि कितना कुछ है करने के लिए, छोटी सी चीज़ से आप कितना बड़ा मकाम पा सकते हैं। मतलब हिम्मत कभी ना हारे और ज़िंदगी में आगे चलते रहें। और ख़ास तौर पे शरद जी की बात पे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जो कि अपने बारे में ना सिर्फ सोचते हुए, उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए, सिर्फ उन्होंने सोचा कि और भी जो मुझ जैसे लोग हैं उनको मैं कैसे ऊपर उठा सकता हूँ। आई एम जस्ट वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग मी। वाकई, और जिंदगी लाइव में आज हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से, जिस जिद के साथ आपने अब तक अपने सारे सपने पूरे किए हैं, उसी जिद के साथ आगे भी आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती रहे। हमारे इन मेहमानों की तरह दुनिया भर में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक मिसाल हैं हम सबके लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती